पिछले क्लास में हम लोगों ने हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत डिवोर्स का जो प्रोविजन है, विवाह विच्छेद की जो व्यवस्था की गई है उसके बारे में पढ़ा। हम लोगों ने देखा कि किस तरह से चैप्टर 4 में सेक्शन 13 के अंतर्गत ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स का प्रोविजन है। जिस समय कानून बना उस समय जो सेक्शन 13 में ग्राउंड्स का डिवोर्स का बनाया गया, जो डिवोर्स का प्रोविजन था वो कॉमन प्रोविजन था। विवाह विच्छेद के जो आधार दिए गए उन आधारों में से किसी आधार पर विवाह के कोई भी पक्षकार को विवाह विच्छेद की याचिका प्रस्तुत करने का अधिकार है। लेकिन बाद में 1976 में इसमें अमेंडमेंट हुआ। सेक्शन 13 में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के चैप्टर 4 के सेक्शन 13 में, जिसमें ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स का प्रोविजन है, उसमें अमेंडमेंट हुआ 1976 में। अमेंडमेंट के बाद सेक्शन 13 क्लोज 2 जोड़ा गया और जिसमें 4 ऐसे आधार निर्धारित किए गए जिन आधारों में से किसी आधार पर कोई पत्नी विवाह विच्छेद के लिए याचिका प्रस्तुत कर सकती है। यानी सेक्शन 13 क्लोज 2 के अंतर्गत जो आधार हैं, जो ग्राउंड्स हैं डिवोर्स के, वो सिर्फ वाइफ को ही प्राप्त है। पत्नी ही उन आधारों पर विवाह विच्छेद की याचिका प्रस्तुत कर सकती है। तो हम लोग देखते हैं कि 1976 के अमेंडमेंट के बाद सेक्शन 13 क्लोज 2 में जो ग्राउंड्स दिए गए वो कितने हैं, कौन कौन से हैं और उस आधार पर किस तरह से विवाह विच्छेद की याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। तो पहला ग्राउंड है बाइगेमी का, यानी पति अगर दूसरा विवाह किए हुए है तो वैसी स्थिति में पत्नी को यह अधिकार होगा कि वह पति द्वारा बहुविवाह किए जाने के आधार पर, बाइगेमी के ग्राउंड पर डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सकती है। हम लोगों ने पढ़ा सेक्शन 5 क्लोज 1 में कि विवाह के पक्षकारों में से दोनों पक्षकारों का मोनोगेमी के सिद्धांत का पालन करना, एक विवाह के नियम का पालन करना है। सेक्शन 5 क्लोज 1 में हम लोगों ने देखा कि विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से न तो पति का कोई दूसरी पत्नी होनी चाहिए, न पत्नी का कोई दूसरा पति होना चाहिए। अगर वो पत्नी है तो विधवा हो या तलाकशुदा हो, अगर वो पति है तो विधुर हो या तलाकशुदा हो। अगर एक विवाह के रहते हुए दूसरा विवाह किया जाता है तो दूसरा विवाह शून्य होगा, वाइड होगा, निष्प्रभावी होगा और जो इसके लिए दोषी होंगे उन्हें सेक्शन 17 के अंतर्गत सजा दी जाएगी। और वो सजा हम लोगों ने देखा कि किस तरह से इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 494 और 495 के अंतर्गत प्रिस्क्राइब्ड है, उस आधार पर उन्हें पनिशमेंट दिया जाएगा। लेकिन सेक्शन 13 क्लोज 2 में जो डिवोर्स का ग्राउंड बाइगेमी मैरिज को दिया गया है, यह उन विवाहों के लिए है जो विवाह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 पारित होने के पहले संपन्न हुआ। 1955 के पहले हिंदू मैरिज के अंतर्गत पुरुषों के लिए बहुविवाह का नियम था और महिलाओं के लिए एक विवाह का नियम था। पोलीगेमी मैरिज फॉर मेन एंड मोनोगेमी मैरिज फॉर वीमेन, ये नियम था 1955 के पहले।
पुरुष एक से अधिक विवाह कर सकते थे, मगर स्त्री एक से अधिक विवाह नहीं कर सकती थी। तो 1955 के पहले जब एक से अधिक विवाह करना वैध था, उस समय अगर कोई पुरुष विवाह कर चुका है तो 1955 के कानून के द्वारा उस पहले वाले विवाह के आधार पर उस विवाह को शून्य घोषित नहीं करवाया जा सकता है, वह पेनल नहीं हो सकता है, उसके लिए आईपीसी का सेक्शन लागू नहीं हो सकता, क्योंकि 1955 के पहले वो वैध था जिस समय वो विवाह संपन्न हुआ। लेकिन 1955 के बाद अगर कोई पत्नी उस हालात में नहीं रह पा रही हो, एडजस्ट नहीं कर पा रही हो, मानसिक यंत्रणा झेल रही हो, तो वैसी स्थिति में वो डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सकती है। यानी बाइगेमी के ग्राउंड पर वो मैरिज को वॉइड डिक्लेयर नहीं करवा सकती है, क्योंकि मैरिज 1955 के पहले संपन्न हुआ जिस समय वैध था। 1955 के बाद अगर पत्नी चाहे तो उस आधार पर, बाइगेमी के आधार पर डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सकती है। पति द्वारा जब एक से अधिक विवाह संपन्न हुआ है, एक से अधिक पत्नी हो, तो वो बाइगेमी के ग्राउंड पर डिवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर सकती है। तो सेक्शन 13 क्लॉज 2 का पहला जो ग्राउंड है, पहला जो आधार है विवाह विच्छेद के लिए, वो पत्नी को दिया गया है, और वो है बाइगेमी के ग्राउंड पर, यानी पति द्वारा बहुविवाह के आधार पर। 1955 के पहले बहुविवाह अपराध नहीं था, इसलिए वो शून्य विवाह का दायी नहीं है। हाँ, उस आधार पर पत्नी को विवाह विच्छेद या ज्ञप्ति लेने का अधिकार है। यह संशोधन हुआ 1976 में। डिवोर्स का जो दूसरा आधार दिया गया है स्त्री को, पत्नी को, वह है कि जब किसी स्त्री का पति रेप का दोषी हो, सोडोमी का दोषी हो, या बेस्टिलिटी का दोषी। यानी अगर किसी स्त्री का पति अगर बलात्कार का अपराधी हो, अगर गुदा मैथुन का अपराधी हो, या पशु गमन का अपराधी हो, जिसे ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 375 और 377 में भी चर्चा किया गया, दिया हुआ है। तो अगर किसी पति के द्वारा रेप, सोडोमी या बेस्टिलिटी का ऑफेंस हुआ हो, तो इस आधार पर पत्नी को डिवोर्स पिटीशन फाइल करने का अधिकार होगा। तो दूसरा आधार है जब पति के द्वारा बलात्संग हो, बलात्कार हो, या गुदामैथुन हो, या पशुगमन हो, तो इस आधार पर पत्नी को डिवोर्स पिटीशन फाइल करने का अधिकार होगा। सेक्शन 13 क्लॉज 2 सब क्लॉज 2 के ग्राउंड पर, जो 1976 में अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। डिवोर्स का पत्नी के द्वारा डिवोर्स पिटीशन फाइल करने का तीसरा आधार है कि जब कोर्ट ने पति को पत्नी के भरण पोषण का आदेश दिया हो। पत्नी को भरण पोषण देने का आदेश न्यायालय या तो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के सेक्शन 18 के अंतर्गत दिया हो, या फिर सीआरपीसी के सेक्शन 125 के अंतर्गत दिया हो। हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 में सेक्शन 18 में पति के ऊपर पत्नी को भरण पोषण देने का दायित्व है, जो पर्सनल लॉ के अंतर्गत है, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंतर्गत है। और जो लॉ ऑफ द लैंड है, जो प्रोसीड्यूरल लॉ है, जो लेक्स लोसी लॉ है, क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड, उसके सेक्शन 125 के अंतर्गत भी पति को पत्नी को भरण पोषण देने का दायित्व है। तो इन कानूनों के अंतर्गत अगर
न्यायालय ने पति को भरण पोषण देने का आदेश दिया हो और पति भरण पोषण देने में असफल रहा हो, पति न्यायालय के आदेश का पालन नहीं कर सका या अवहेलना किया, तो वैसी स्थिति में पत्नी को इसी ग्राउंड पर वायलेशन ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के सेक्शन 18 या सीआरपीसी के सेक्शन 125 के वायलेशन के ग्राउंड पर पत्नी को यह अधिकार है कि वह पति के खिलाफ विवाह विच्छेद की याचिका प्रस्तुत करे। सेक्शन 13 क्लोज 2 का सब क्लोज 3 में यह मेंशन है। तीसरा आधार है पत्नी को विवाह विच्छेद की याचिका के लिए। चौथा आधार है पत्नी को विवाह विच्छेद की याचिका के लिए कि अगर किसी लड़की का विवाह 15 वर्ष से पहले हुआ, बिफोर 15, यानी माइनर एज में हुआ, और जब वो लड़की विवाह संपन्न होने के बाद यह महसूस करती है कि यह संबंध मेरे हित में नहीं है, मेरे वेलफेयर में नहीं है, मेरे इंटरेस्ट में नहीं है, अगर उस संबंध में वो तनाव फील कर रही हो, वो संबंध निभ नहीं रहा हो, तो वैसी स्थिति में पत्नी को यह अधिकार होगा कि वह 15 वर्ष और 18 वर्ष के बीच जिस समय भी चाहे वो डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सकती है। इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया गया। इसे ऑप्शन ऑफ पॉवर्टी के नाम से भी जानते। मैरिज बिफोर 15 ईयर, 15 वर्ष के पहले अगर विवाह संपन्न हुआ हो और अगर पत्नी उस विवाह से संतुष्ट नहीं हो, रजामंद नहीं हो, संबंध उसे स्वीकार नहीं हो, तो वैसी स्थिति में उसे ऑप्शन ऑफ पॉवर्टी, यौवनावस्था का विकल्प के सिद्धांत के अनुसार 15 वर्ष के बाद और 18 वर्ष के बीच इसी आधार पर विवाह विच्छेद के लिए याचिका प्रस्तुत करने का अधिकार होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सेक्शन 13 क्लोज 2 में 4 ऐसे विवाह विच्छेद के आधार बताए गए हैं, दिए गए हैं, जो सिर्फ पत्नियों के लिए हैं, और इन 4 आधारों में से किसी भी आधार पर किसी हिंदू पत्नी को यह अधिकार है कि वह विवाह विच्छेद की याचिका न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत करे। इसके आगे हम लोग देखते हैं सेक्शन 13 क्लोज ए। सेक्शन 13 क्लोज ए के अंतर्गत विवाह विच्छेद के कार्यवाहियों में जो वैकल्पिक अनुतोष दिए गए हैं प्रत्यर्थी को, उसकी चर्चा है। इसे भी 1976 में अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया, संशोधन के द्वारा इसमें स्थापित किया गया है सेक्शन 13 क्लोज ए, और ये व्यवस्था की गई है कि सेक्शन 13 क्लोज 1 का सब क्लोज 2 कन्वर्जन, सब क्लोज 6 रिनाउंसिंग ऑफ वर्ल्ड, सब क्लोज 7 प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, यानी धर्म परिवर्तन या संसार का परित्याग या प्रकल्पित मृत्यु, अगर इन तीनों आधारों में से किसी आधार पर अगर विवाह के पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार, पति या पत्नी, विवाह विच्छेद की याचिका प्रस्तुत करते हैं न्यायालय के समक्ष, तो न्यायालय को इसमें वैकल्पिक अनुतोष देने का विकल्प नहीं होगा। इन आवेदनों पर न्यायालय सिर्फ डिवोर्स ही ग्रांट करेंगे, जुडिशियल सेपरेशन इसमें ग्रांट नहीं किया जा सकेगा।
सेक्शन 13A 1976 में इसको ऐड किया गया, जिसमें जो अल्टरनेटिव रेमेडीज की बातें थी वो स्पष्ट कर दिया गया कि इस ग्राउंड पर अल्टरनेटिव रेमेडीज अवेलेबल नहीं होगा, इस ग्राउंड पर सिर्फ डिवोर्स ही ग्रांट होगा। और वो 3 आधार हैं, कन्वर्जन पहला आधार, दूसरा रिनाउंसिंग ऑफ वर्ड और तीसरा आधार प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। प्रिजम्पशन ऑफ डेथ के मामले में समय सीमा निर्धारित की गई है कि अगर 7 वर्ष या उससे अधिक समय से विवाह के किसी पक्षकार के बारे में कोई जानकारी नहीं हो, कोई पता नहीं हो, कोई ट्रेस नहीं हो, और उन लोगों को भी नहीं हो जिन लोगों को अवश्य ही जानकारी होती अगर वो जीवित होता, तो वैसी स्थिति में दूसरे पक्षकार को इसी आधार पर विवाह विच्छेद की याचिका देने का अधिकार होगा और न्यायालय इस पर विवाह विच्छेद ही ग्रांट करेगी, वही आज्ञप्ति देगी। इसमें जुडिशियल सेपरेशन नहीं होगा, न्यायिक पृथक्करण इसमें ग्रांट नहीं किया जा सकेगा। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं सेक्शन 13 क्लोज बी। सेक्शन 13 क्लोज बी, डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, आपसी सहमति, आपसी रजामंदी, आपसी स्वीकृति से विवाह विच्छेद प्राप्त करना। 1976 में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में अमेंडमेंट किया गया और उस अमेंडमेंट के बाद सेक्शन 13B उसमें इंक्लूड किया गया, जोड़ा गया, और जिसमें यह प्रोविजन बनाया गया कि म्यूचुअल कंसेंट के ग्राउंड पर भी डिवोर्स पिटीशन फाइल किया जा सकता है, विवाह विच्छेद की आज्ञप्ति ली जा सकती है। लेकिन इसमें यह शर्त निर्धारित किया गया कि अगर आपसी सहमति, आपसी रजामंदी, म्यूचुअल कंसेंट के ग्राउंड पर अगर डिवोर्स पिटीशन फाइल किया गया है न्यायालय में, तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि 1 वर्ष या उससे अधिक समय से विवाह के दोनों पक्षकार एक दूसरे से अलग रह रहे हैं। 1 वर्ष या उससे अधिक समय से जब विवाह के दोनों पक्षकार एक दूसरे से अलग रह रहे हो, तो वैसी स्थिति में ही म्यूचुअल कंसेंट के ग्राउंड पर डिवोर्स पिटीशन फाइल किया जा सकेगा, अर्जी दे सकेगा। पहला ये शर्त रखा गया म्यूचुअल कंसेंट के ग्राउंड के लिए। दूसरा ये कंडीशन था कि अगर म्यूचुअल कंसेंट के ग्राउंड पर डिवोर्स पिटीशन फाइल किया जाता है, तो जो पक्षकार होंगे जिन्होंने डिवोर्स पिटीशन फाइल किया है आपसी सहमति के आधार पर, उन्हें अधिकार होगा कि पिटीशन फाइल करने के 6 महीने के बाद और 18 महीने के पहले अगर वो चाहें तो अपना याचिका वापस ले सकते हैं। म्यूचुअल कंसेंट के ग्राउंड पर जब डिवोर्स पिटीशन फाइल किया जाता है तो पक्षकारों को यह अधिकार होता है कि अगर वो चाहें तो अपना पिटीशन विड्रॉ कर सकते हैं पिटीशन फाइल होने के 6 महीने से लेकर 18 महीने के बीच में। फिर 18 महीने के बाद उन्हें म्यूचुअल कंसेंट के ग्राउंड पर फाइल किया हुआ पिटीशन विड्रॉ करने का, वापस लेने का अधिकार नहीं होता है। तीसरा ये शर्त रखा गया कि अगर म्यूचुअल कंसेंट के ग्राउंड पर डिवोर्स पिटीशन फाइल किया गया है, विवाह के दोनों पक्षकार की आपसी सहमति से, आपसी स्वीकृति से, आपसी रजामंदी से अगर न्यायालय में विवाह विच्छेद के लिए आवेदन दिया गया है, तो न्यायालय उस आवेदन के तथ्यों की जांच करेगी। न्यायालय तथ्य की जांच करने के बाद ही
डिवोर्स ग्रांट कर सकेगी। न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है, ये दायित्व दिया गया है कि म्यूचुअल कंसेंट के ग्राउंड पर अगर डिवोर्स पिटीशन फाइल किया गया है तो वो अच्छी तरह से न्यायालय उसकी जांच कर ले कि म्यूचुअल कंसेंट के अंतर्गत किसी पक्षकार का जो कंसेंट है वो किसी प्रेशर में तो नहीं लिया गया है, किसी भय से तो उसने अपनी स्वीकृति नहीं दी है। यानी उसकी जो स्वीकृति है, उसका जो कंसेंट है, जो उसका म्यूचुअल कंसेंट है, वो फ्री कंसेंट है कि नहीं। अगर फ्री कंसेंट नहीं है, अगर स्वतंत्र सहमति नहीं है, वो सहमति भय के कारण, प्रताड़ना के कारण दिया गया है, तो न्यायालय उस आधार पर डिवोर्स ग्रांट नहीं करेगी, क्योंकि म्यूचुअल कंसेंट में दोनों ही पक्षकार की स्वतंत्र सहमति होनी आवश्यक है। इस तरह से हम लोग सेक्शन 13 क्लॉज बी ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स फॉर वाइफ्स को देखा। इसमें दिए गए शर्तों के बारे में हमने जानकारी ली। सेक्शन 13 बी के बाद इस चैप्टर में, यानी कि 4th चैप्टर में, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के 4th चैप्टर में 5 और सेक्शंस हैं। यानी चैप्टर 4 का जो लास्ट सेक्शन है वो है सेक्शन 18। तो 13 में हम लोगों ने देखा ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, और सेक्शन 14 में ये प्रोविजन है, ये व्यवस्था किया गया है कि डिवोर्स का जो पिटीशन न्यायालय में दाखिल किया जा सकेगा, जो डिवोर्स पिटीशन किसी भी ग्राउंड पर किसी भी पार्टी के द्वारा अगर फाइल किया जाता है तो विवाह संबंध स्थापित होने के 1 वर्ष के बाद ही किया जा सकेगा। अगर असामान्य परिस्थिति नहीं है, अगर सामान्य परिस्थिति है, तो वैसी स्थिति में विवाह के 1 वर्ष के बाद ही विवाह विच्छेद के लिए याचिका प्रस्तुत किया जा सकेगा। लेकिन अगर दाम्पत्य संबंधों में, अगर पति पत्नी के संबंध में अगर इस तरह की कोई बात है जो जान पर बन आई है, जीवन के प्रति खतरा उत्पन्न हो गया है, या जो भी उसका अगर न्यायालय का उसका आधार, उसका ग्राउंड अगर रिजनेबल लगता है, तो न्यायालय को यह अधिकार होगा कि वह विवाह संपन्न होने के 1 वर्ष के अंतर्गत भी डिवोर्स पिटीशन एडमिट कर ले, स्वीकार कर ले। ऐसे सामान्य स्थिति में, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, विवाह संपन्न होने के 1 वर्ष के बाद ही उस विवाह संबंध के विच्छेद के लिए न्यायालय के सम्मुख याचिका प्रस्तुत किया जा सकता है। ये बात हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 14 में मेंशन है। सेक्शन 15 में रीमैरिज की बात है कि अगर डिवोर्स ग्रांट हो चुका तो पक्षकारों को पुनः विवाह करने का, रीमैरिज करने का अधिकार होगा। लेकिन यह अधिकार तब होगा जब विवाह विच्छेद के आज्ञप्ति के बाद दूसरे न्यायालय में अपील न किया गया हो, विवाह विच्छेद के आज्ञप्ति के बाद अपील करने का समय समाप्त हो गया हो, विवाह विच्छेद के आज्ञप्ति के बाद अगर अपील हुआ हो तो उस अपील पर निर्णय हो गया हो और वो निर्णय अंतिम निर्णय हो, तो वैसी स्थिति में ही पक्षकारों को यह अधिकार होगा कि वह रीमैरिज कर सकें। यानी अगर अपील का समय बचा हुआ है, अगर अपील हो चुका है, उसका फैसला नहीं आया है, अगर अंतिम न्यायालय में अपील जो है वो विचाराधीन है, पेंडिंग है, तो इन परिस्थितियों में, इस सर्कमस्टांसेस में
दोनों ही पक्षकारों में से किसी भी पक्षकार को रीमैरिज करने का अधिकार नहीं होगा डिवोर्स के बाद। डिवोर्स ग्रांट होते ही रीमैरिज नहीं किया जा सकता जब तक कि ये सारी बातें फुलफिल नहीं हो। आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।